हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे द्वारा पूर्ति के नियम का अध्ययन किया जाएगा। पूर्ति का नियम, जिसे लॉ ऑफ सप्लाई के नाम से जाना जाता है, सामान्य रूप से यह नियम वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत दोनों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, सप्लाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। सप्लाई मतलब एस मतलब सप्लाई हो गया, पूर्ति हो गया, एफ मतलब फलन हो गया, पी मतलब कीमत हो गया। वस्तु की पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत दोनों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन ही पूर्ति के नियम के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम इसके कथन का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम किसी नियम का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा स्टार्टिंग उसकी अन्य बातें समान रहने से की जाती है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत अधिक तो बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक होगी, और बाजार में वस्तु की कीमत कम तो वस्तु की पूर्ति भी उत्पादक द्वारा कम की जाएगी। यही पूर्ति का नियम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पूर्ति का नियम वस्तु की पूर्ति की मात्रा और कीमत के मध्य पाए जाने वाले धनात्मक संबंध को बताता है। यदि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। मांग और कीमत के मध्य तो विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत के बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, वो उपभोक्ताओं का व्यवहार है। यहाँ हमारे उत्पादकों का व्यवहार है। बाजार में वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक की जाएगी, और बाजार में वस्तु कीमत कम होगी तो उत्पादक के द्वारा कम पूर्ति की जाएगी। तो ये व्यवहार पर आधारित नियम है, जिसके अंतर्गत धनात्मक संबंध पाया जाता है। पूर्ति के नियम के अंतर्गत मात्रा, वस्तु और कीमत के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। बच्चों, सेकंड हमें अच्छे से पता है, किसी भी नियम के अंतर्गत हमें मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। बिना मान्यताओं के वो नियम लागू नहीं होता है। मान्यताएं वे आवश्यक बातें होती हैं या शर्तें होती हैं जो किसी भी नियम के लागू होने के लिए आवश्यक होती है। ये मान्यताएं हम किताब से पढ़ेंगे और वहीं से अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहली मान्यता के अंतर्गत आपके दे रखा है, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहें। मतलब उत्पादन द्वारा दी जाने वाली पूर्ति और बाजार में कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरी मान्यता है, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, उसमें कोई चेंज ना हो, वो स्थिर रहे। तीसरे नंबर की मान्यता हमारे द्वारा ली जा रही है, वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता और क्रेता की रुचियां स्थिर रहें। मतलब ना तो क्रेता है ना मतलब अपने इंटरेस्ट में चेंज करे, और ना ही विक्रेता के द्वारा अपने इंटरेस्ट में कोई चेंज किया जाए। दोनों क्रेता और विक्रेता दोनों की रुचियां स्थिर रहनी चाहिए। चौथे नंबर की है, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। मतलब ऐसी वस्तु के संदर्भ में हम ये नियम का अध्ययन कर रहे हैं जो काफ़ी सीमा तक विभाजित की जा सकती हो। नेक्स्ट है, पांचवें नंबर की मान्यता के अंतर्गत, वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमतों को में भी कोई परिवर्तन ना हो। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा आरोपित कर और अनुदान, टैक्स और सब्सिडी से संबंधित कोई भी नई योजना लागू नहीं की गई हो या कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं किया गया हो, वो भी स्थिर रहने चाहिए। नेक्स्ट है, सेवेंथ नंबर पे, यदि हमारे द्वारा ऐसी वस्तु के नियम का अध्ययन किया जा रहा है जो कृषिगत पदार्थ हैं, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु की दशाएं स्थिर रहनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, आपको अच्छे से पता है, कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन में मानसून बहुत अधिक प्रभावित करता है। अच्छा मानसून अच्छा उत्पादन, खराब मानसून और कम उत्पादन, ये संबंध पाया जाता है। यदि कृषिगत वस्तु का हम बात कर रहे हैं पूर्ति के नियम के संदर्भ में,
तो ऐसी स्थिति में मौसम और जलवायु की दशाएं भी स्थिर रखनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट है कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उनकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। ये 8 मान्यताएं आपको बुक में से उतारनी, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने पूर्ति के नियम की तालिका का अध्ययन करेंगे। तालिका के संदर्भ में मैं आपको एक तालिका बता रही हूँ बच्चों, जिसमें मेरे द्वारा कीमत को लिया गया है, कीमत जो रुपए के अंदर दी हुई है यहाँ पर, और दूसरे कॉलम में मेरे द्वारा पूर्ति को लिया गया है जो इकाई के रूप में दी गई, किसी भी वस्तु की हो सकती है। ये कीमत मेरे द्वारा 5, 10, 15 और 20 ये ली गई है। 5 रुपए की कीमत के ऊपर उत्पादक के द्वारा 10 इकाइयों की ही पूर्ति की जा रही है। 10 रुपए की कीमत पर उत्पादक के द्वारा 20 की कीमत बढ़ गई तो अधिक इकाइयों की पूर्ति करेगा। 15 रुपए की कीमत पर 30 इकाइयों की पूर्ति और 20 रुपए की कीमत पर 40 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। ये जो तालिका मेरे द्वारा बनाई गई है, ये पूर्ति के कथन को स्पष्ट कर रही है, जिसमें एक कॉलम में कीमत को लिया गया है और दूसरे में पूर्ति को लिया गया है, और एक फर्म या एक उत्पादक का व्यवहार मेरे द्वारा इसमें बताया गया है। कीमत अलग अलग ली गई है और उस पर सप्लाई की जाने वाली मात्रा मेरे द्वारा दर्शाई गई है। जब मेरे द्वारा इस तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो उसे हम रेखा चित्र या पूर्ति वक्र के नाम से जानेंगे। पूर्ति वक्र के अंतर्गत OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर मेरे द्वारा कीमत ली गई है जो रुपए के अंदर है। यहाँ पर मेरे द्वारा पूर्ति या मात्रा ली गई है जो आपके इकाई के रूप में दी हुई है बच्चों। पूर्ति या मात्रा कितनी है? 10, 20, 30, 10, 10 का अंतराल ले लें। 10, 20, 30 और 40। कीमत 5, 10, 15, 20, 5, 5 का डिफरेंस लेते हैं। 5, 10, 15 और 20। 5 रुपए की कीमत पर कितनी पूर्ति है? 5 रुपए 10 इकाइयों की पूर्ति दर्शाई गई है। 10 रुपए कीमत पर 20 इकाइयों की पूर्ति को दर्शाया गया है। 15 रुपए कीमत पर 30 इकाइयों की पूर्ति को दर्शाया गया है। और 40 रुपए की कीमत पर 20 रुपए कीमत पर 40 इकाइयों की पूर्ति को दर्शाया गया है। सारी बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया वक्र इसका वक्र कहलाएगा सप्लाई कर पूर्ति। SS नाम इसका दिया जाएगा और इस वक्र को हम क्या कहेंगे? पूर्ति वक्र कहलाता है। और इसके अंदर देखो बच्चों धनात्मक संबंध पाया जाता है। कीमत भी बढ़ रही है और पूर्ति भी बढ़ रही है। कीमत भी बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। इन सारे बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया वक्र पूर्ति वक्र कहलाता है। इसके अलावा पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण और दे रखे हैं आपकी बुक में, मैं वही से रीडिंग कर रही हूँ बच्चों, उसको भी आपको अपनी कॉपी में पूर्ति के नियम के साथ ही उतारना है। पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के प्रमुख कारण। पहला कारण है ऊंची कीमतों पर। यदि ऊंची कीमत है बाजार में तो लाभ अधिकतम होगा। लाभ अधिकतम करने के लिए फर्मों के द्वारा अधिक मात्रा में पूर्ति की जाती है या अधिक मात्रा बेचने का प्रयास किया जाता है। आगे पॉइंट समझें। बाजार में यदि ऊंची कीमत होगी तो उत्पादक के द्वारा बाजार में वस्तु की अधिक सप्लाई की जाती है। यही नियम कहता है, इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें लाभ अधिकतम होगा, उसकी लागतें आसानी से निकल जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बेचना चाहेगा। दूसरा पॉइंट है ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का भी आगमन हो जाएगा। यदि बाजार में किसी वस्तु की ऊंची कीमत है तो दूसरे उत्पादक अपने प्रोडक्शन को छोड़कर इस वस्तु का प्रोडक्शन चालू कर देंगे, जिससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो नियम भी तो यही है, ऊंची कीमत पर अधिक पूर्ति बाजार में। और तीसरा कारण दीर्घ काल में सभी उत्पादन के साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है।
अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। बच्चों, ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद कर लेना है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि इस नियम में कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, या कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हमारे द्वारा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र का अध्ययन किया जाएगा।